आप हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन दें, कैसे हमको फल की बागवानी की स्थापना करना चाहिए। इस क्षेत्र में फल बागवानी का विस्तार कम है, कई किसानों के यहाँ पे बागवानी नहीं है, और हमारे जिले का किसान भाई इस समय एक फसल प्रणाली से परेशान है। यहाँ पर धान की खेती और रबी में जो है चना और उसकी खेती होती है, और मसूर की, मटर की खेती होती है, और कुछ क्षेत्रों में किसान भाई यहाँ टमाटर की खेती बहुतायत में करता है। तो हम चाहते अच्छा। हैं कि हमारा किसान भाई जो है अतिरिक्त आमदनी प्राप्त करे और फल बागवानी के माध्यम से, तो हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करें आप। धन्यवाद सर, डॉक्टर संदीप चौहान जी। आज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए सभी किसान बंधुओं, मध्य प्रदेश शासन के कृषि तथा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि मेरा परिचय डॉक्टर संदीप चौहान ने आपको दे दिया है, मैं लखनऊ में कार्यरत हूँ कृषि मंत्रालय के अनुसंधान संस्थान में। विषय हमारा डॉक्टर संदीप चौहान जी ने जो मुझे बताया गया है कि मुझे आम की, अमरूद की, नींबू की बागवानी कैसे करें, उसमें क्या क्या सावधानियां रखें, उसका बाग लगाने में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, उनकी कौन कौन सी अच्छी किस्म है, कहाँ वो किस्म मिलती हैं, उनका कैसे रोपण करना है और उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आपके बीच आया हूँ। अगर इसमें संभावनाओं की अगर बात करें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके यहाँ फल और इनकी फलों की बागवानी नहीं होती है, आप सिर्फ मटर और एक वर्षीय जो फसलें हैं उनको ही अभी कर रहे हैं। तो हम बागवानी लगाकर उन फसलों के साथ साथ कुछ क्षेत्र में बागवानी की फसलें लगाकर आप ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके बारे में सब हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन क्योंकि बाग एक लंबा इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें हमको एक बार बाग लगा दिया तो मिनिमम 10 साल तक तो उसमें कोई दूसरा पौधा नहीं लगा सकते, हम दूसरी फसल नहीं ले सकते हैं। अगर आम का बाग है तो 50 से 60 साल तक उसका जीवन काल होता है। तो सावधानी आपको ये रखनी है कि जब आप बाग लगाने जा रहे हैं तो आपको सभी पहलुओं पर आपको ध्यान देने की बात है, ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप एक वर्षीय ये फसलें लगाते हैं, जैसे चावल लगाया है, धान लगाया है, गेहूं लगाया है, मटर लगाया है, मसूर लगाया है, तो वो क्या है, एक सीजन में ही उनका हार्वेस्टिंग हो जाती है। और मान लो आपने कुछ अच्छी किस्म नहीं लगाई है तो अगली बार आप नई किस्म लगा लेते हैं। लेकिन इस जो फल बागवानी होती है, इनका जीवन काल बड़ा होता है। इनका एक बार आपने बाग लगाती हो 20 साल 25 साल तक वो रहता है। तो हमको सावधानी ये रखनी है इसमें, क्योंकि हमारा ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा समय के लिए लगते, लंबे अंतराल के लिए हम लगाएंगे तो हम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये गलत चयन कर लिया तो आपका जो है वो हर साल आपको कुछ ना कुछ समस्या उसमें आएगी, अगर वो उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो बाग लगाने से पहले आपको सबसे पहले तीन चीजों का विचार करना चाहिए। पहले भूमि आपकी कैसी है, दूसरा आपकी मृदा कैसी है, और तीसरा आपके पास पानी कैसा है। तो भूमि अगर आपकी उबड़ खाबड़ है, समतली नहीं है, तो सबसे पहले हमको उसको समतल बनाना है। और अगर भूमि में, आपकी भूमि में 1 या 2 फीट नीचे ही कठोर चट्टान है, तो हमको ऐसी फसल का चयन करना है जिसकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं जाती हैं। अगर आपके भूमि में 1-2 फीट नीचे ही चट्टान है तो आप आम नहीं लगा सकते। तो ये ऐसी सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अगर आप मृदा के बारे में आपको जानकारी लेनी है कि आपकी मृदा कौन सी फसल के लिए, वो फल फसल के लिए उचित है। अगर मृदा में उसका लवण है, पीएच ज्यादा है, तो आपको ऐसी फसलों का चयन करना होगा जैसे आंवला है, बेल है। चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके यहाँ ये सब एनुअल फसलें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपका पीएच जो है, मृदा का पीएच ज्यादा नहीं होगा। तो आप आम लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, आप नींबू लगा सकते हैं, अ, आप बेल लगा सकते हैं, इसके अलावा आप लीची लगा सकते हैं। जो हमारे संस्थान में जो किस्म है इनकी, अमरूद की अगर बात करें हैं तो सबसे अच्छी किस्म है हमारे संस्थान से निकली है, वो श्वेता, और दूसरी है ललित।
इसके अलावा जो पुरानी किस्में हैं, इलाहाबाद सफेदा और लखनऊ 49, जिसको सरदार के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत पुरानी किस्म है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इनके बारे में आपने पहले सुना होगा। तीसरा, जब आप बाग लगाने जा रहे हैं तो आपको अपनी पानी का व्यवस्था भी देखनी है कि पानी कितना है, पानी की क्वालिटी क्या है, पीएच तो ज्यादा नहीं है। और पानी अगर आपके पास भरपूर उपलब्ध है तो आप उस हिसाब से ऐसी क्रॉप लगाएंगे। कम पानी है तो कम पानी वाली क्रॉप लगाएंगे। अब हम बात करते हैं, मान लो आपके पास भूमि भी अच्छी है, आपके पास मृदा भी वो अच्छी है भूमि में, और आपके पास पानी भी है, और आपको मान लो अमरूद लगाना है। तो अमरूद के लिए जो सबसे अच्छी जो वैरायटी है, वैसे तो सभी वैरायटी अच्छी हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे संस्थान ने निकाली है वो एक श्वेता है। उसका जो फल जो होता है वो इलाहाबाद सफेदा के जैसा होता है, लेकिन उसकी गुणवत्ता उससे अच्छी होती है। फल का चमकदार होता है, अंदर से व्हाइट फल, उसका जो गूदा होता है सफेद होता है, बीज उसमें कम होते हैं और सॉफ्ट बीज होते हैं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी हमारी है ललित। तो ललित जो वैरायटी है उसकी खास बात यह है कि उसमें उसका जो गूदा है वो गुलाबी या लाल रंग का है। तो इसका क्या फायदा होता है गुलाबी या लाल रंग के गूदे का, इसकी जो अमरूद के जो भी उत्पाद बनते हैं, जैसे जूस हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, ये सब पिंक वो से गुलाबी गूदे वाली किस्मों से बनते हैं। तो इसकी जो मांग है वो जो खाद्य प्रसंस्करण करने वाली उद्योग हैं उनमें बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात आती है कि आपने चयन कर लिया कि हमको मान लो ललित वैरायटी लगानी है, तो आपको ये सोचना है कि ये ललित वैरायटी के सबसे अच्छे पौधे मार्केट में, सबसे अच्छे पौधे कौन सी नर्सरी से मिलेंगे जो कि ऑथेंटिक हों। मतलब आपको जो पौधे अगर आप ललित नाम से ले रहे हैं तो आप बाद में उसमें ललित के ही फल लगाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब आप कोई ऐसी अनऑथेंटिक नर्सरी से पौधे ले लेते हैं बहुत साल से, तो क्या होता है आपको ललित के नाम से पौधे दे दिए जाते हैं और बाद में उसमें वो वैरायटी कुछ और निकलती है, और उसमें बोला जाता है 2 साल बाद फल आएंगे, उसमें 5-6 साल तक फल नहीं आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका जो जहां से आप पौधे ले रहे हैं वो उसका स्रोत क्या है। तो मैं आपको सलाह देता हूँ, या तो आप हमारे संस्थान में भी एक पौधशाला है, हम पूरे देश में पौधों की सप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ ललित के पौधे उपलब्ध हैं, श्वेता के पौधे उपलब्ध हैं, इसके अलावा सफेदा के पौधे उपलब्ध हैं, सरदार के पौधे उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर आप मध्य प्रदेश से भी पौधे लेने चाहें तो वो ज्यादा संभव हो सके आप सरकारी नर्सरी या सरकारी पौधशाला से पौधे लेने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे उनकी गारंटी होगी। इसके अलावा जब आपने पौधे ले आए उसके बाद आप खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी कैसे करनी है, जैसे मान लो आप लोग अमरूद लगाना है आपको, तो अमरूद लगाने के लिए जो नॉर्मल जो अमरूद लगाते हैं उसकी जो बीच पौधों से पौधों के बीच की दूरी 5x5 मीटर रखी जाती है, और कतार से कतार के बीच की भी दूरी 5 मीटर रखी जाती है। तो आप पौधे ले आए, उसके बाद आपने खेत समतल कर लिया, तो जब आपको पौधे रोपण करने हैं तो उससे 15 से 20 दिन पहले आपको जिस दूरी पे, जैसे 5 मीटर हमने फिक्स कर लिया कि 5 मीटर दूरी पे हमको पौधे लगाने हैं, तो 5 मीटर दूरी पे हमको लाइनों में क्या खोदने हैं, गड्ढे खोदने हैं। उस गड्ढे की साइज क्या होनी चाहिए, लगभग 2 फीट 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, 60 सेंटीमीटर ऊंचा। ये सारे उसके बाद गड्ढे खोदने के बाद हमको क्या करना है, उसमें गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद में कितनी डालनी है, 20 किलो, एक गड्ढे में 20 किलो गोबर की खाद। क्योंकि जब हम पौधे लगाएंगे तो उसमें एक दीमक की भी समस्या होती है, तो दीमक की समस्या से निजात पाने के लिए हम गोबर की खाद के साथ साथ 100 ग्राम प्रति गड्ढा हम क्लोरीफायरिफॉस पाउडर फॉर्म में आता है, या मिथाइल पैराथियोन आता है वो पाउडर फॉर्म में, उसको हम 100 ग्राम उसके साथ मिला देते हैं, और उसके बाद उसको इरिगेट कर देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो खाद जो हमने गड्ढे में डाली है और वो दवाई डाली है वो अच्छे से मिल जाए। इसके बाद फिर हमको क्या करना है, पौधे की रोपण करनी है। जो हम पौधे लेके आए हैं उनका रोपण अपने खेत में करना है। तो रोपण करने के लिए क्या करना है, जो पौधा वहां से पौधशाला से आया तो उसके साथ मिट्टी आती है जड़ों के साथ, तो उस जड़ मिट्टी सही थी आपको उसमें पौधा रोपित करना है। पौधा रोपित करने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, सिंचाई करनी है उसकी।
उसके बाद क्योंकि पौधा बहुत शुरू-शुरू में पौधा बहुत छोटा होता है, उसकी ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है, तो आपको अगर आपकी मिट्टी हल्की है, तो आपको 2 से 3 से 4 दिन में ही आपको सिंचाई उसकी करनी रहेगी। अगर आपकी मिट्टी भारी मिट्टी है, तो 5 से 6 दिन में एक बार आपको सिंचाई करनी है। और क्या करना है, आपको उसको पौधे को सहारा देना है, जिसको स्टेकिंग बोलते हैं, एक लकड़ी लगा के उसको सहारा देना ताकि वो आँधी से ज़्यादा तेज़ हवा से गिरे ना। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, उसमें मल्चिंग करनी है। मल्चिंग क्या होती है? उसका जो जहाँ पौधा लगाया है वहाँ पे हम उसके चारों तरफ हमको क्या करना है, धान या धान की पुआल या भूसा या लकड़ी का बुरादा करके हम मल्चिंग करते हैं, जिससे हम जो पानी दे रहे हैं वो ज़्यादा सुरक्षित रहे और जो खरपतवार हैं, उनका उसमें बढ़ोतरी ना हो, खरपतवार को भी इससे कंट्रोल रहती है। इसके अलावा फिर हमको क्या महत्वपूर्ण बात आती है कि हम उसमें खाद कितनी दें। ये जब 1 वर्ष का पौधा है, तो उसको खाद कितना देना है, 15 किलो प्रति वर्ष। ये प्रति वर्ष बता रहा हूँ मैं, 15 किलो अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद। इसके अलावा लगभग 250 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम एसएसपी और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है। ये 1 वर्ष के पौधे के लिए। जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, 2 वर्ष का होगा तो उसको मात्रा इसकी दुगनी कर जाती है। ये 30 किलो हो जाएगी खाद। इसके अलावा वो यूरिया जो है वो लगभग 500 ग्राम हो जाएगा, एसएसपी 700 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद ये पोटाश 200 ग्राम हो जाएगा। और जब आपका पौधा फल देने लगे, 4-5 साल का पौधा फल देने अच्छे से उसमें फल आने लगते हैं, ज़्यादा फल देने लगता है, तब आपको क्या करना है, प्रतिवर्ष जो खाद की मात्रा है, वो लगभग 60 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद और 1.5 किलो या 1300 ग्राम, लगभग 1.5 किलो यूरिया, 1800 ग्राम एसएसपी और आधा किलो या 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश देना है आपको। तो ये है उसके अलावा इसके बाद हर साल फिर आपको ये डोज रखने हैं। और ये फर्टिलाइजर आपको देना का समय क्या है देने का, ये आपको देना है जून जुलाई में देना है। कैसे देना है, जो ये म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जो पोटाश है और जो गोबर की खाद है और सुपर फॉस्फेट है, वो तो आपको पूरी डोज जुलाई में दे देनी है। लेकिन और जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, उसकी डोज को हमको आधा-आधा कर देना है। मान लो ये 1.5 किलो यूरिया देना है, तो उसको हमको आधा यूरिया कब देंगे हम, जुलाई में, और आधा बचा हुआ यूरिया की मात्रा हम देंगे सितंबर अक्टूबर में। अब बात आती है कि खाद हमको देनी कैसे। जो अमरूद की जो जड़ें होती हैं, जो पोषक तत्व लेती हैं, जो हम जमीन में पोषक तत्व देते हैं, उनसे जो पौधा पोषक तत्व लेता है, वो जड़ें 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी होती हैं जमीन में। तो हमको खाद जो देनी है वो वहीं देनी है, मतलब जड़ों के जितने पास खाद होगी उतना वो पोषक तत्व लेने में सक्षम होंगी। तो हमको क्या करना है, जो अमरूद का पौधा है उसकी जो छत्रक है, छत्रक मतलब जितने देर दूर तक वो फैला हुआ है, उसके नीचे एक गोल रिंग बनानी है 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी, और उस रिंग में ये सारे खाद्य हमको दे देनी है और उसके बाद उसको कवर कर देना है मिट्टी से, और तुरंत उसके बाद सिंचाई देना है। तो ये हो गई खाद देने की प्रक्रिया। इसके अलावा फिर जब हम पौधे लगाते हैं तो शुरू-शुरू में इसमें एक जो इंसेक्ट होता है, कीट होता है, वो है बार्क ईटिंग कैटरपिलर, छाल को खा जाता है, तने को खा जाता है, छाल को खा जाता है। ये छोटे पौधों में और अमरूद में, अनार में बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसको कंट्रोल ये क्या करता है, उसमें छेद कर देता है तने में। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, जो जहाँ पे छेद करा हुआ है कीड़े ने, उसमें मिट्टी का तेल या डीजल उसमें भर देते हैं, भर के, और ऊपर से मिट्टी, गीली मिट्टी से उसको बंद करते हैं, तो ये इंसेक्ट कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा फिर ये अमरूद का क्या है, इसमें जो फल आते हैं वो 3 साल में 3 बार आते हैं। एक तो फल उसमें आते हैं सर्दियों, वर्षा ऋतु में आते हैं, एक सर्दियों में आते हैं और एक गर्मियों में आते हैं। जो वर्षा ऋतु में फल आते हैं उसको हम बोलते हैं अम्बे बहार। 3 बहार होती हैं, अम्बे बहार बोलते हैं। तो जो वर्षा ऋतु में फल आते हैं उनको हमको किसान जो है अवॉइड करना चाहिए। उनको वर्षा ऋतु वालों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। हालाँकि उनका मूल्य अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें फ्रूट फ्लाई का ज़्यादा प्रकोप होता है और उसमें
उसका मिठास नहीं होता है, उसकी जो तोड़ाई के बाद जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, 2-3 दिन में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो वर्षा ऋतु में जो फल आने वाला बाहर है उसको हम अवॉइड करते हैं। तो जो हमको कौन सी फसल लेनी है जो सर्दियों में आती है, जो सर्दियों में फसल आती है उसके जो फूल लगते हैं वो जून जुलाई में लगते हैं। तो जून जुलाई में फूल आए इसका ये करने के लिए हमको कुछ सच क्रिया करनी पड़ती हैं जिनको क्रॉप रेगुलेशन बोलते हैं। तो अगर हमको वर्षा वाली क्रॉप नहीं लेनी है और सर्दी वाली क्रॉप लेनी है तो हमको एक ये रोकने के लिए एक तो तरीका है कि मार्च से मई के बीच में हमको पौधे को पानी देना बंद कर देना है। तो इससे क्या होगा, अप्रैल मई में गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से और पानी की कमी की वजह से जो पौधा है वो पत्तियां गिरा देता है अपनी, और उसमें भोजन भी संचयन रहता है पत्तियां गिरने से। इसके बाद हम जून में क्या करते हैं, 15 जून के आसपास हम क्या करते हैं, जो खाद की डोज मैंने बताई है उस डोज को उसी तरीके से रिंग बना के उसमें खाद और उसके बाद पानी दे देते हैं। तो इससे क्या होगा, खाद पानी देने से पौधा तुरंत उसमें नए नए कल्ले निकलने लगते हैं और उन सब कल्लों पे बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। और उस फ्लावरिंग से हमको जो फल मिलते हैं वो नवंबर से दिसंबर के बीच में फल मिलते हैं। तो ये है मतलब हमको क्रॉप रेगुलेशन करने की आवश्यकता कि हम कैसे वर्षा ऋतु की फसल को अवॉइड करें और सर्दी वाली फसल को लें। और तीसरी फसल जो आती है वो उसमें गर्मियों में आती है। गर्मियों में ये फसल आती है, इसमें कोई इंसेक्ट नहीं लगता है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन इसमें फलन कम होता है। और लेकिन इसका फायदा ये है कि हम इसका मूल्य बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि गर्मियों में अमरूद बहुत कम मार्केट में मिलता है। तो ये आपका क्रॉप रेगुलेशन है, जिससे आप हर सीजन में कैसे क्रॉप को रेगुलेट करके आप जिस मौसम में फल चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। इसके अलावा फिर ये हो गई अमरूद की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें आम की, अगर आपका बाग लगाना है, आम का बाग लगाना है तो सबसे पहले हमको वैरायटी के बारे में चयन करना है। जो वैरायटी जो है, जो हमारे मध्य भारत और उत्तरी भारत में जो वैरायटी हैं, वो वैरायटी हैं, जो फेमस वैरायटी हैं वो है दशहरी है, नाम सुना होगा आपने बहुत, लंगड़ा है, चौसा है। जो संकर किस्म है यहाँ की वो है अम्रपाली है, मल्लिका है। इसके अलावा और हमारे संस्थान से जो किस्में निकली हैं वो हैं अरुणिका है, अंबिका है। तो इनमें से आप कोई सी वैरायटी का चयन कर सकते हैं, इनमें से लगा सकते हैं। जिसमें से मैं अरुणिका और अंबिका की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनका जो खास बात यह है कि उनका जो ऊपरी वो है, उनकी स्किन है, जो कलर है उनका लाल कलर है, बाहर से वो लाल कलर की हैं। तो ये इसका फायदा ये है कि मार्केट में जब लाल कलर का आम, जो सिंदूरी कलर का आम जाता है तो उसका थोड़ा ज्यादा जो कस्टमर होते हैं अट्रैक्ट होते हैं और उनका मूल्य अच्छा मिलता है। बाकी और ये बहुत सारी वैरायटी बहुत अच्छी है। तो आम के पौधों की बात करें तो सबसे अच्छे पौधे यहाँ लखनऊ में मलियाबाद में मिलते हैं। मलियाबाद में बहुत सारी सरकारी नर्सरी भी है, उत्तर प्रदेश सरकार की। हमारा जो संस्थान है उसमें भी आम के पौधे मिलते हैं। इसमें सभी वैरायटी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, तो आप यहाँ से हमारी यहाँ वैरायटी ले सकते हैं। इसके अलावा जब आपको ये आप अगर बाग लगाना है तो वही सारी बात ध्यान रखनी है जो मैंने इसमें बताई हैं, जो अमरूद के लिए बताई हैं वो सारी बातें आम के लिए भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आम में कुछ फर्क है कि आम, क्योंकि वृक्ष बड़ा होता है आम का, और आम को तो इसलिए जो आपको गड्ढे खोदने हैं वो उसकी साइज जो है वो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लगभग 3 फीट से ज्यादा थोड़ी सी 1 मीटर इंटू 1 मीटर रखनी है। जो अमरूद के लिए आप 2 फीट का गड्ढा खोद रहे थे, वो आम के लिए आपको 3 फीट से थोड़ा से ज्यादा 1 मीटर का गड्ढा खोदना है। इसके बाद उसमें जो खाद देनी है वो खाद की मात्रा भी अमरूद से इसमें ज्यादा हो जाती है। इसमें खाद 40 किलो गोबर की खाद देनी है। उसके अलावा दीमक से बचाने के लिए क्लोरोफाइरिफॉस डस्ट 100 ग्राम डालनी है। उसके बाद पौध का रोपण कर देना है। पौध रोपण करने के बाद इसमें भी खरपतवार नियंत्रण करना है। इसमें भी ये स्टेकन करना है, सिंचाई करना है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए वो मल्चिंग करना है। इसके अलावा जो चूंकि आम जो है शुरुआती में, जब आम 3 से 4 साल का पौधा होता है, 5 साल तक का पौधा, वो लो टेम्परेचर यानी कि ठंडे के लिए सेंसिटिव होता है। मतलब ठंडे में उसमें पाला बहुत जल्दी उससे पड़ जाता है, पाले से वो खराब हो जाता है, उसको झुलस जाता है। तो उसको जब आप दिसंबर जनवरी में, जब आपका पौधा छोटा है
यानी 3 से 4 साल का है तो हमको उसको बचाना है, या तो धान की पुआल लगा के या पॉलीथीन से उसको 2 महीने के लिए उसको कवर कर देना, नहीं तो आम का पौधा झुलस जाता है। तो ये आम के पौधे के लिए ये सावधानी रखनी है। इसके अलावा आम के पौधे को उसके बाद जो खाद देनी है इसमें, वो अगर आपका पौधा 10 साल का हो जाता है तो 10 साल के पौधे के लिए जो खाद देनी है वो लगभग 1 कुंटल इसका गोबर की सड़ी हुई खाद, यूरिया जो देना है आपको 2 किलो देना है एक पेड़ के लिए, और एसएसपी जो सुपर फॉस्फेट देना है 3 किलो देना है, और वो जो पोटाश जो है वो 1 किलो देना है। उसका जो देने का तरीका वो ये जो अमरूद में है, इसमें भी जो आम का छत्रक है उसके चारों तरफ वो गोल नाली बना ली है तने से 1-1.5 मीटर छोड़ के, उस नाली में ये सारे फर्टिलाइजर और ये हम आपको वो लगा देते हैं। उसके बाद उसको कवर करके उसके बाद पानी देते हैं। इसके अलावा जब आप चूंकि आपके यहाँ वो आम की बागवानी अब शुरुआत करनी है, नई लगानी है, तो जब आप शुरू में बाग लगाएंगे तो चूंकि जो बाग लगाते हैं तो उनके बीच में दूरी रखी जाती है, और जब तक हमारे बाग में फूल अच्छे से फल ना आने लगे, उससे कमाई ना होने लगे, इससे पहले उस जो बाग फलों के पौधे हैं उनके बीच में जो दूरी हम रखते हैं, जैसे इसके लिए जो अमरूद के लिए 5 मीटर या 6 मीटर रखेंगे हम बीच में दूरी, आम के लिए 10 मीटर रखते हैं, तो वो बीच का जो स्पेस है जब तक उसमें फल नहीं आते उसका भी हमको सदुपयोग करना है, क्योंकि भूमि जो है एक बहुत ही बहुउपयोगी स्रोत है और भूमि को हम ऐसे खराब नहीं होने देते। तो भूमि में जितना भी हमारा जो बीच में स्पेस बचा है उसमें हम क्या लेंगे, अंतः फसलें लेंगे, जब तक कि उसमें जो हमारी मेन फसल है फल की फसल है उसमें फल ना आने लगे पूरी तरह से, तब तक हम बीच में जो स्पेस बचा है, बीच में जो जगह बची है उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसका सदुपयोग करके आप और धन कमा सकते हैं। तो इसको सदुपयोग करने के लिए आपको 1 वर्षीय फसलें उगानी है, उसमें मटर आप उगा सकते हैं, आप चना उसके बीच में उगा सकते हैं, आप सरसों उगा सकते हैं, आप लोबिया उगा सकते हैं, आप इसके बाद अगर आप फूलों की खेती करनी है उसके बीच में तो आप गेंदा लगा सकते हैं, ग्लेडियोलस लगा सकते हैं। तो ये बीच में जब तक आपको जो बाग अच्छे से फल देने ना लगे तब तक आप बीच के जो भूमि है उसका आपको सदुपयोग करना है। इसके अलावा डॉक्टर संदीप ने मेरे से ये बताया कि आप नींबू की खेती करने के लिए भी इच्छुक हैं। तो नींबू के लिए जो वैरायटीज हैं वो हैं, एक तो वो आता है सीडलेस नींबू, बीज रहित नींबू आता है, एक विक्रम के नाम से एक वैरायटी है, एक प्रमालिनी के नाम से वैरायटी है। इन वैरायटी का आप लगा सकते हैं, और चूंकि इसका जो पौधे का जो साइज होता है वो लगभग उसी के बराबर होता है, तो जो खाद है और वो गड्ढे की साइज है और जो देखभाल करनी है वो लगभग अमरूद के जैसे ही होती हैं, तो दोबारा उसको रिपीट करना ठीक नहीं है। इसके अलावा फिर संदीप ने कहा था कि यहाँ पे किसान कुछ जो सब ट्रॉपिकल पीच हैं, आड़ू है, सेब है और नाशपाती है, इसकी भी खेती करने के इच्छुक हैं। क्योंकि ये फसलें जो हैं शीत प्रदेश की हैं, ठंडे प्रदेशों में होती हैं, लेकिन कुछ वैरायटी इनकी ऐसी हैं जिनको कम ठंड की आवश्यकता होती है, और जो वैरायटी उनको कम ठंड की आवश्यकता होती है उन वैरायटीज को हम हमारे मध्य प्रदेश में और प्लेन मैदानी भागों में लगा सकते हैं। तो इसकी जो कुछ वैरायटी हैं उनके एप्पल की बात करूं तो मैं एप्पल में 2 वैरायटी हैं जिनको हम अमरकंटक क्षेत्र में भी उनका उत्पादन कर सकते हैं। वो वैरायटी हैं गोल्डन डॉरसेट और अन्ना, 2 ही वैरायटी हैं एप्पल की जो कम ज्यादा टेम्परेचर पर हो सकती हैं, वो हैं गोल्डन डॉरसेट और अन्ना। इसके बाद अगर उसकी बात करें नाशपाती की, तो इसकी है एक पत्थरनक वैरायटी है, एक बगु गोसा है, एक गोला है, एक लीकोंटे है। ये 4 वैरायटी हैं जो सब ट्रॉपिकल यानी कि हमारे मैदानी भागों में हो सकती हैं। इसके अलावा जो आप आड़ू की बात करें तो आड़ू में भी 4-5 वैरायटी हैं जो हम इस क्षेत्र में हो सकती हैं। वो वैरायटी हैं प्रभात है, प्रताप है, सहारनपुर प्रभात है, सरबती है, शान पंजाब है, ये वैरायटी हैं। फ्लोरिडा प्रिंस है, फ्लोरिडा सन है, ये 4-5 वैरायटी हैं आड़ू की जो इसमें इस क्षेत्रों में हो सकती हैं। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न होता हो तो आप टेक्स्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं।